आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जेएनयू में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, खासकर सेशन 2022-23 में किसी भी कोर्सेज में हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस को लेकर और क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर कोर्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा ताकि जो कॉमन से क्वेरी होते हैं स्टूडेंट्स का वो एक बात और यहाँ पे ऐड कर दे। आज के टाइम में अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको यही दिखाएगा कि मे बी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में या फरवरी में आ जाएगा या जनवरी में ही आ गया है। तो आप उन गूगल पे ध्यान ना देकर आप डायरेक्ट जेएनयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.nta.nic उस पर जाकर विजिट करें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। चलिए आते हैं सबसे पहले आपके जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म पे। लास्ट ईयर ये अलग बात था कि लेट हो गया था, लेकिन इस बार आप मान के चले कि ऑन टाइम होने वाला होगा। इसके साथ ही मैं ये भी रिमाइंड कर दूं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जैसे फाइनली तो जेएनयू ने अपने आप को कंफर्म कर दिया है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा अगर होता है तो ये सीयू सेट का अंडर में होगा। सीयू सेट का अंडर में मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले से सीयू सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, बस यही कि बाकी जो यूनिवर्सिटी है जैसे जामिया, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, ये सब जो है ये भी ऐड करने की बात चल रही है, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी ऐड हो गए हैं जैसे डीयू और जेएनयू, आपने जाना ही। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी रिमाइंड कर दूँ, देखिए आने वाले वक्त में अगर आप जेएनयू के अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आपको लेकर आए वो आपको ज़रूर अपडेट करी जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी रिमाइंड कर दें कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल की बात करें, लास्ट ईयर अलग बात है कि लेट हो गया था, लेकिन इस बार ये मान के चले कि मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा, अगर सीयू सेट भी होता है तो भी, या फिर अगर ये जेएनयू का जो एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो दोनों में से, क्योंकि ओवरऑल तो कंफर्म हो गया है। ये बात और ऐड कर दें कि इन केस अगर होता भी है, जैसे मान लीजिए सीयू सेट के अंदर आता भी है, तो जो एनटीए ने सिलेबस को प्रीफर करा उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो सीयू सेट का भी एंट्रेंस एग्जाम जो लेगा वो एनटीए ही लेगा, इसलिए एनटीए के सिलेबस पे ज़रूर पकड़ बनाने की कोशिश करें, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो आते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे। देखिए अगर आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो 530 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अगर ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का है और ख़ासकर ये एनटीए की ओर से। और वही अगर हम बात करें तो ये आपका, और ये जो कोर्स है, कोर्स मेंशन है किस किस कोर्स का है, और अगर मल्टीपल फॉर्म फिल करते हो तो हर कोर्स का चार्ज बढ़ जाता है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपेक्टेड शेड्यूल डेट मैंने बता दिया कि मार्च से अप्रैल के बीच में आ सकते हैं। बात बाकी है कि आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेटेड रहेंगे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको ज़रा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोर्स को लेकर बात करें तो एटलीस्ट 30 नहीं कह सकते बल्कि 18 कोर्स के आसपास यहाँ पे है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे इंटरनेशनल स्टडीज़ है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर से, सोशल साइंस है, आर्ट्स एंड एक्स्टिक्स से। तो ये इसके अलावा इतना ही नहीं बल्कि 21, मैंने गलत बताया आपको, 21 टोटल वहाँ पे डिपार्टमेंट है खासकर जेएनयू में। सिलेबस के लिए इन्होंने साफ लिंक मेंशन रखा रहा है, हम सिलेबस लास्ट में दिखाएंगे। लेकिन आते हैं आपके इस पॉइंट पे रिजर्वेशन पॉलिसीज पे। हर कोर्स के लिए कॉमन होगा, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक जैसे जो ऑनर्स पेपर है या लैंग्वेज के पेपर उसका अलग होगा, सब में जैसे 15% जो है वो एससी के लिए है और एसटी कैंडिडेट के लिए 7.5% सीट्स जो है यहाँ पे रिजर्व्स हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी और 27% ओबीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पे सीट जो है वो रिजर्व है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वही रिजर्वेशन का ही चल रहा है, मतलब कोई अच्छा करा हो स्टेट लेवल पे उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो एडमिशन में रिलैक्सेशन, वही जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि टेस्ट सेंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी खास डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ पे आपको लगता है कि टेस्ट सेंटर नहीं होगा, लेकिन एनटीए की अच्छी खासियत ये है कि आपको टेस्ट सेंटर दिख जाता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट को लेकर तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट फॉर एज लिमिट कोर्स का, जैसे बी ऑनर्स में जितने भी कोर्स है उन सब में 17 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे बता दें कि हर यूनिवर्सिटी का एज लिमिट को क्राइटेरिया अलग अलग है, ये याद रखने वाली बात है इसमें। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर ले यहाँ पे एक बात और ऐड करते हैं, जैसे इनके से अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो याद रखें सीवीटी मेथड के थ्रू होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड। उसमें भी कोई वो कलर करने का सीन नहीं है डायरेक्ट, अगर क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो आपको सिर्फ उस पर सिस्टम पे करेगा तो डायरेक्ट आपको कोई भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाना होगा, इस तरीके से सारे का। हाँ, इनकेस अगर ऑफलाइन होता है तो आपको कलर करना पड़ता है, OMR सीट बेस्ड होता है। अगर इनकेस ऑफलाइन होता है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो गाइड है वो लास्ट ईयर का है, लेकिन आपसे रिलेवेंट आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बस अब बताने आया हूँ।
ये वो स्टेट है जहाँ पे इनके टेस्ट सेंटर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपके होंगे वो किस तरीके से होंगे उसका उन्होंने प्रोसीजर भी बता दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, आप इसको देख सकते हैं। सो फाइनली अब हम आते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो भी कोर्सेज है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मेंशन यहाँ पे यानी कि बैचलर होना चाहिए अगर कोई पॉलिटिकल विद स्पेशलाइजेशन यानी में अगर लेना चाहती है। असल में PISM का कोर्स का IRM का इंटरनेशनल रिलेशन उसका है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपके जो कोर्स होते हैं नॉर्मली, अभी वैसे ये MPhil PhD कोर्सेज का यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंशन है, और हालांकि इसमें डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टोटल जो है आज के टाइम में ये जो रहा है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, सो इसमें जो है वो कोरियन स्टडीज़ के लिए जो भी स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, कोरियन के लिए लैंग्वेज पेपर जैसे चाइनीज़ के लिए देना चाहते हैं, या फिर पर्सियन एंड सेंट्रल स्टडीज़ के लिए, अरबियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के लिए अगर देना चाहते हैं, तो उन सारे का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर उन्होंने 12th जहाँ कहीं से भी करा हो एटलीस्ट उनका 45% होना चाहिए। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो अभी जो मैंने आपको कुछ कोर्सेज का दिखाया, इसके साथ ही जैपनीज़ को लेकर अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं। जैपनीज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है आपका सेम है 45% होना चाहिए। कोरियन के लिए भी यहाँ पे, चाइनीज़ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के लिए भी है, फ्रेंच के लिए भी है, जर्मन के लिए भी है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज का, हर कोर्स का सेपरेटली बताना थोड़ा सा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप इस PDF को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में इनका एलिजिबल, हालांकि बच्चे तक ये जानता है कि मिनिमम जो है एटलीस्ट ये रहा फ्रेंच का, एटलीस्ट जो है 45% से लेके 50% आपका, जैसे आप जो एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, ये मान लिया अगर दे रखे तो एटलीस्ट जो है 40 से 50 या 55% मिनिमम होना चाहिए। हर कोर्स का अलग अलग मेंशन, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये स्कूल ऑफ साइंस का है, लाइफ साइंस में। एक बात मैं एक और रिमाइंड करता हूँ कि JNU के साथ सीन होते हैं कि वो 2 तरीके का गाइड आप पब्लिश करता है, एक तो वो सिलेबस के लिए सिर्फ, और दूसरा जो होता है वो कोर्स डिटेल के लिए। तो अभी हम दूसरे प्रोस्पेक्टस पे हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि हर कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। हालांकि ये जो पेजेज है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब 200 पेजेस का है, इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होता है, खासकर JNU से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर। पर हम आपको जो रिलेवेंट है वो आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। PDF का लिंक एक्सेस करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताने चला हूँ कि इनका जो सिलेबस है वो आज जान जाइए। सिलेबस हर कोर्सेज का अलग अलग सिलेबस है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, ना कि जो आपके वहाँ पे क्लास। अभी जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ ये PhD वाले कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो कोर्स डिमांडेड, जैसे अगर माने, अभी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, अपडेटेड रहिए, थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ जो मेन कोर्स का है आज के टाइम में। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी में सेंटर फॉर कोरियन में, यानी कोरियन सेंटर है, और मंगोलियन के बारे में या फिर भाषा इंडोनेशिया के बारे में या उर्दू के बारे में अगर कोई वास्तव में एंट्रेंस देखना चाहते हैं, उन सभी का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। अब क्या है देखिए, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ कॉपी इन भाषा इंडोनेशिया इन कंडक्टेड इन ज्वाइंट टेस्ट विद पार्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम, उर्दू, पास्तो, मंगोलियन, हेब्रियो, ये 4 पेपर ऐसा है जिसका एक ही एग्जाम होगा। लेकिन पूछा कहाँ से जाएगा, स्टैंडर्ड रहेंगे 10+2 का, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इंग्लिश, सिलेबस कवर जनरल नॉलेज, GK, कंट्री ऑफ द लैंग्वेज, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल इंग्लिश। मतलब GK ऑफ द कंट्री ऑफ द लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे आप जो स्पेसिफिक कंट्री के बारे में आप देना चाहते हैं उस कंट्री से रिलेटेड आपका जानकारी होना चाहिए, जनरल नॉलेज के बारे में, GK के बारे में, और जनरल इंग्लिश के बारे में, और साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट से भी पूछा जाएगा। इस तरीके से हर कोर्सेज का यहाँ मेंशन है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे इंडियन, अब ये देखिए पर्शियन के लिए देखिए, हालांकि मैं ये सबसे बड़ा सिलेबस यही है, पर्शियन हो गया, पास्तो हो गया, अरबिक हो गया, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन, स्पेनिश, इन सभी का एक ही सिलेबस है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल द लैंग्वेज क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश वुड बी कवर्ड इन द सिलेबस, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज कंप्यूटर बेस्ड। सो इसका सारे का सिलेबस एक ही है। और आपको याद रखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए जर्मन का देना चाहते हैं तो जर्मनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, वहाँ के करंट अफेयर के बारे में, करंट में क्या चल रहा है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। इस तरीके से फ्रेंच का देना चाहते हैं तो फ्रेंच के बारे में, तो इस तरीके से आपको वो ध्यान देना। हालांकि ये कि बेहतर कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक तो जाइए, अभी सिलेबस आपको दिख गया, ये सिलेबस उठा लीजिए। दूसरा PYQ लास्ट का ईयर का उठाइए, 3-4 सालों का।
और इसके बाद क्वेश्चन पेपर से समझने की कोशिश के पूछ क्या रहा है। दूसरा है कि भाई देखिए आप प्लानिंग करके पढ़ाई करेंगे ऑब्वियसली क्वालिफाई कर पाएंगे, बहुत नहीं तो मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एक सफिशिएंट टाइम चाहता है, डिमांड करता है कि इतना अगर आप टाइम देंगे ढंग से तो सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वैसे ये कि जो आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर मैंने बता दिया, क्वेश्चन पेपर को लेकर भी आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं, मे भी आपको मिल जाए, वरना मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही JNU के आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।